वेलकम टू इजी साइंस एकेडमी। मैं हूं मंजीत। आज हम स्टडी करेंगे कूलाम्स लॉ की। कूलाम्स लॉ क्या कहता है? तो जब भी हम दो चार्जेस को एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखते हैं तो या तो उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है या उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन कब होगा। यानी जब भी हम दो चार्जेस को एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखते हैं, मान लो ये हमारे पास चार्ज Q1 है, यहाँ पे हमारे पास चार्ज Q2 है और उनके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये है R। तो अगर ये चार्जेस दोनों सेम नेचर के हैं तो इनमें क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। अगर ये दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं यानी पॉजिटिव चार्ज है, ये Q2 भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों में क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। यानी ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो फोर्स कहाँ होगा? अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो फोर्स यहाँ पे लगेगा, कुछ इस तरह से फोर्स लगेगा ना इन दोनों पे, अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो। और फोर्स ऑफ रिपल्शन क्यों हुआ? क्योंकि चार्जेस है वो दोनों सेम नेचर के हैं, या तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं या वो नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं। फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगा? जब कोई भी एक चार्जेस है वो नेगेटिव हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगा? जब चार्जेस ऑपोजिट नेचर के हो। ऑपोजिट नेचर मतलब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। अब अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो फोर्स किस साइड होगा? फोर्स कुछ इस तरह से लगेगा, ठीक है। ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे ना Q1 Q2, क्योंकि इन पे ऑपोजिट नेचर का है, लाइक नहीं है, वो अनलाइक है। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। अब देखो कूलाम्स लॉ क्या कहता है? The force of interaction between any two charges is directly proportional to the multiplication of the charges. Force of interaction यानी F is directly proportional to the multiplication of the charges. Directly proportional किसके? multiplication of the charges. multiplication of the charges मतलब कौन से चार्जेस? Q1 और Q2। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मोड में क्यों लेते हैं? ताकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। फिर क्या कहता है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कौन? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? जो उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कौन सी है? R। यानी फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1/r², ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन करके लिख सकती हूँ। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं कंबाइन करके लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों फोर्स के ही प्रोपोर्शनल है ना। इक्वेशन 1 भी फोर्स के प्रोपोर्शनल है, इक्वेशन 2 भी फोर्स के प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ F Q1 Q2/r², ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटाकर हम क्या करते हैं? कोई कांस्टेंट पुट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर कोई कांस्टेंट पुट कर दूं तो क्या होता है? चलिए देखते हैं। F को हटा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट K पुट कर दिया और जो इक्वेशन थी वो बन गई K Q1 Q2/r²। अब ये जो K है ये यहाँ पे क्या है? ये जो K है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और K की वैल्यू होती है 1/4πε0 और 9 × 10⁻⁹। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करती हूँ तो क्या मैं इसकी यूनिट फाइंड आउट कर सकती हूँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की यूनिट क्या मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकती हूँ? तो बिल्कुल कर सकती हूँ। कैसे करेंगे? यहाँ से देखो K क्या है यहाँ पे? K है F × r² Q1 Q2,
ठीक है। तो फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, और डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, और चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं, कूलाम में। Q1 Q2 दो चार्जेस है तो मल्टीप्लाई होगी, तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगी, K की यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो K है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो यहाँ पे 1/4 पाई तो हमें पता है, 1/4 पाई की हमें वैल्यू भी पता है, 4 की वैल्यू तो 4 ही होती है, पाई की वैल्यू भी हमें पता है क्या होती है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है क्या इसकी वैल्यू भी हमें पता है, तो बिल्कुल पता है हमें। ये होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है ये, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है एयर या वैक्यूम के लिए 8.85 × 10⁻⁻12। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यहाँ से देखो, यहाँ क्या है, K है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है। तो ये दोनों इन्वर्स में है ना, K और एप्सिलॉन नॉट इन्वर्स में है, तो इसकी यूनिट भी K का इन्वर्स हो सकती है ना। तो इसकी यूनिट K का इन्वर्स हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब ये वैल्यू है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की, ये वैल्यू ये एयर और वैक्यूम के लिए है। अगर मीडियम चेंज होता है तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मीडियम चेंज होता है तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू चेंज हो जाती है तो ये जो K है इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, है ना। अगर इसकी वैल्यू चेंज होती है तो ये जो हमारा फोर्स है, दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स हमने फाइंड आउट किया है, ये भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब परमिटिविटी का क्या मतलब होता है, परमिटिविटी का मतलब होता है अगर ये दोनों चार्जेस हैं, जैसे ये दोनों चार्जेस हैं, इनके बीच का जो मीडियम है वो फोर्स को कितना परमिट करता है, अपने अंदर आने के लिए कितना परमिट करता है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। कि इन दोनों चार्जेस के बीच का जो मीडियम होगा वो कितना परमिट करता है कि फोर्स उसमें लगे। ठीक है। और कितना परमिट करता है कि फोर्स चार्जेस पे लगे। तो अगर ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, देखो ये अगर वो ज़्यादा परमिट करता है कि फोर्स उस पर ज़्यादा लगे, तो जो चार्जेस पे फोर्स क्या हो जाएगा, चार्जेस पे फोर्स कम लगेगा। अगर वो कम परमिट करता है मीडियम कि फोर्स उस पर कम लगे, चार्जेस पे ज़्यादा लगेगा। तो जैसे ही मीडियम चेंज होता है, जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो चेंज हो जाती है, और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अगर चेंज हो जाती है तो ये जो K है, K की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और अगर K की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो ये जो फोर्स है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का क्या मतलब होता है कि जो मीडियम है वो कितना परमिट कर रहा है कि फोर्स उस पर कितना लगे और चार्जेस पे कितना लगे। अगर मीडियम पे ज़्यादा फोर्स लगता है तो चार्जेस पे फोर्स कम लगेगा, और अगर चार्जेस पे ज़्यादा मीडियम पे कम फोर्स लगता है तो चार्जेस पे फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो ये था कूलाम्स लॉ। अब एक बार और देख लेते हैं कूलाम्स लॉ में क्या कहा गया था। तो कूलाम्स लॉ कहता है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द चार्जेस, चार्जेस की मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो वो हमने पुट कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जो उन चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका अगर उसका स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कौन, वो फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में लग रहा है।
वो कौन सा फोर्स हो सकता है, वो रिपल्सिव भी हो सकता है और वो अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पुट कर ली। फिर हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर कोई कांस्टेंट पुट कर दिया। कांस्टेंट की हमने वैल्यू देखी, उसकी यूनिट देखी। फिर हमने इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस देखा क्या होता है। एयर और वैक्यूम के लिए उसकी वैल्यू क्या होती है, अगर मीडियम चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू अगर चेंज होती है तो जो K है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। और K की वैल्यू अगर चेंज होती है तो ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।